अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पेसिफायर चैनल। आज हमने चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिज़िक्स हैज़ मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कि फ़िज़िक्स ने किस तरीके से हमारे लिए सहूलतें पैदा की, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा हैं, अनकाउंटेबल हैं, गिनने में आए तो गिन नहीं सकते, लेकिन चंदे का जिक्र यहाँ पे मैंने किया है। येस, नो डाउट दैट फिजिक्स हैज़ मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल। नाउ वी कैन ट्रैवल माइल्स ऑफ द डिस्टेंस इन जस्ट फ्यू मिनट्स by aeroplanes and different vehicles. We can talk to our near and dear ones on a single click on the phone। के मतलब एक फ़ोन कॉल पे एक सिंगल क्लिक पे हम अपने करीबी रिश्तेदारों से, प्यारों से बात कर सकते हैं। We can enjoy different programs on TV sitting in the couch comfortably। हम टीवी पे हर तरह का प्रोग्राम देख सकते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट रह सकते हैं comfortably काउच के ऊपर बैठे हुए, and many more। So we can say that physics has made our lives comfortable। बहुत सारी और भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ देम वन बाय वन। कि लेट्स से कि पहला फोर्स है, तो फोर्स के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपको पता है कि देर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ और उसके अलावा बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो किसी भी डिराइव क्वांटिटी को आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो अभी हम फोर्स के अंदर इन्वॉल्व बेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फोर्स के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या करेंगे कि फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद m जो है वो बेस क्वांटिटी है, लेकिन a एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फिर आप एक्सेलरेशन के अंदर देखेंगे कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं, जो कि बनता है a इज इक्वल टू वी बाई टी। तो एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस कर दिया है वी बाई टी से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो v है वो तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि ओवरऑल हमें एक और बेस क्वांटिटी मिल गई है। अब हमारे पास सिर्फ v रहेगी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि v जो होता है आपके पास, उसको सेपरेट करके फिर हमने लिख दिया v इज इक्वल टू डी बाई टी। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो m बाई टी और एंड जो वेलोसिटी है वो d बाई टी है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो आपने लिख दी हैं। तो ओवरऑल आपके पास आ जाता है एम डी टी एंड टी, यानी कि एम डी बाई टी स्क्वायर आप कह सकते हैं। और आपके अंदर आपको इस यहाँ पे फोर्स के अंदर इन्वॉल्व सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फाइनली आपने ये मेंशन कर देना है कि सो द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फोर्स आर लेंथ यानी कि डी, मैस यानी कि एम, एंड टाइम यानी कि टी। तो ये बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं फोर्स के अंदर। इसी तरीके से अभी हम प्रेशर के लिए देखते हैं। तो जब आप प्रेशर की बेस क्वांटिटीज निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला लिखेंगे, जो कि होता है P इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब फोर्स की चूँकि बेस क्वांटिटीज हम फाइंड कर चुके हैं, उनको हम डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर देते हैं कि एम डी बाई टी स्क्र, और नीचे एरिया है, फोर्स बाई एरिया होता है प्रेशर, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ जो दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि ये बेसिकली डिस्टेंस ही है और डिस्टेंस या लेंथ जो वो बेस क्वांटिटी है, सो इसको हम डी स्क्र लिख सकते हैं। और इसके लिए इसको हम फाइनली स्टेट कर सकते हैं कि सो द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन प्रेशर आर मैस एम, लेंथ डी एंड टाइम टी। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं प्रेशर के ऊपर, लाइक डी और डी में से डी कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल होने के बाद बेसिकली जो चीज़ आपने बतानी है वो ये है कि इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, उसकी पावर क्या है, ये आपका फोकस नहीं है। डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, फोकस नहीं। फोकस ये है कि इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो इसके अंदर मैथ्स, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है प्रेशर के अंदर। थर्ड है हमारे पास पावर। पावर का फार्मूला होता है पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू इसमें वर्क डन है और टी जो है वो टाइम है। टाइम तो बेस क्वांटिटी है, वर्क डन जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको हम बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्क डन का फार्मूला लिख देते हैं, वो होता है एफ मल्टीप्लाई एस। एफ इसमें फोर्स है, एस जो है वो लेंथ है या डिस्टेंस है। तो एस तो बेस क्वांटिटी है, जबकि फोर्स जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फोर्स की जो बेस क्वांटिटीज हमारे डिफाइन कर चुके हुए हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम डी बाई टी स्क्र।
मल्टीप्लाई एस जो कि बेस क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई टी अगेन जो कि बेस क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आपके पास पावर के अंदर इन्वॉल्व सारे के सारे बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं, यानी कि एम डी एस बाई टी स्क्र। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि सो द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन पावर आर मैस एम, लेंथ डी या एस एंड टाइम टी। अच्छा, लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, जिसका फार्मूला होता है आई मल्टीप्लाई टी। आई है इलेक्ट्रिक करंट जबकि टी है टाइम। सो आई इलेक्ट्रिक करंट और टाइम टी ये दोनों के दोनों ऑलरेडी बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो चार्ज जो है वो इन दो बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कोई थर्ड यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं है जिसको हम बेस क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्लेन करें। सो फाइनली आप लिख देते हैं सो द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम यानी। सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज़ 1000 टाइम ग्रेटर देन प्रीफिक्स नैनो। हम इसका आंसर ये लिखते हैं कि एज 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 म्यू, म्यू साइन होता है माइक्रो का, इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एंड 1 नैनो, 1 स्मॉल एन 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹ सो मैथमेटिकली वी कैन राइट 10⁻⁻6 एज 10⁻³ क्योंकि 3 में से -9 कर देंगे तो -6 ही आ जाएगी। अब 10⁻⁶ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो 10⁻³ एंड -9 इनको आप सेपरेट कर देते हैं, बेसिस सेपरेट कर देते हैं, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 आ जाता है। सो नाउ माइक्रो यानी 10⁻⁻6 को माइक्रो लिखते हैं इज इक्वल टू 1000 नैनो। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक माइक्रो में 1000 नैनो होते हैं। यूँ कह सकते हैं कि we can clearly say that 1 micro is 1000 times greater than 1 nano. So जी, our next question is screw gauge can give more precise length than vernier calipers. Briefly explain why. कि screw gauge जो है वो precise length दे सकता है, या यूँ समझ लें कि हम precise length measure कर सकते हैं, ज़्यादा precise reading ले सकते हैं screw gauge से as compared to vernier calipers। क्यों ऐसा क्यों है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। आंसर में हम लिखते हैं कि प्रेसिजन डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि प्रेसिजन जो होती है वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेटर प्रेसिजन मींस स्मॉलर लीस्ट काउंट एंड वाइस वर्सा। कि किसी का अगर स्मॉलर लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट बहुत कम है, तो उसकी प्रेसिजन उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा मतलब कि अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो इट मीन्स कि प्रेसिजन उसकी कम होगी, यानी कि इन्वर्सली रिलेटेड है आप कह सकते हैं। So the least count of vernier calipers is 0.1 millimeter, or you can write it as 1/10 millimeter, and the least count of screw gauge is 0.01 millimeter or 1/100 millimeter. It means कि जो screw gauge है उसका least count vernier caliper से 10 times कम है। तो इनडायरेक्टली हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रेसिजन है स्क्रू गॉज की वो वर्नियर कैलिपर से 10 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि जितना लीस्ट काउंट कम होता है उसकी प्रेसिजन उतनी ही ज़्यादा होती है। So final sentence, final few lines. So screw gauge can give more precise length because of having smaller least count than vernier calipers. तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। दो स्टॉप वॉचेस के टाइप्स हैं, स्टॉप वॉच डिजिटल भी होती है, मैकेनिकल भी होती है, इनके दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच, दो कॉलम बनाएंगे और 1 बाय 1 उनके डिफरेंसेस हैं वो सामने एक दूसरे के आप लिस्ट करेंगे। पहला डिफरेंस है, अगर मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करते हैं तो इट इज़ एनालॉग हैविंग मिनट्स एंड सेकेंड हैंड्स टू मेजर टाइम। लाइक इसके अंदर नीडल सुइयाँ होती हैं, हैंड्स होती हैं, जिसकी वजह से आप रीडिंग लेते हो एनालॉग स्टॉप वॉच के अंदर। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो इट इज़ डिजिटल हैविंग डिजिट्स ऑन द स्क्रीन टू मेजर टाइम। इसमें डिजिट्स होते हैं, जबकि पहले वाले में नीडल हैंड्स होती हैं, या मतलब जो समझने की सुइयाँ होती हैं जैसे आपके वॉल क्लॉक के ऊपर होती हैं, जिस तरीके से आप उसको टाइम मेजर करते हो। सेकंड का डिफरेंस है, अगर मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करते हैं तो नॉब इज़ यूज टू स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट द स्टॉप वॉच। इसके अंदर एक नॉब होती है जिसको आप प्रेस करते हो, जिसको आप तो उससे जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट होती है, सेकंड टाइम प्रेस करते हो तो वो स्टॉप हो जाती है, एंड थर्ड टाइम प्रेस करते हो तो वो रीसेट हो जाती है, यानी कि 0 पे सेट हो जाती है। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो इसके अंदर प्रेस बटन लगे होते हैं। एक बटन होता है स्टार्ट स्टॉप का, लाइक एक सिंगल प्रेस पे वो स्टार्ट हो जाता है, सेकंड प्रेस पे वो स्टॉप हो जाता है, और इसका एक सेपरेट बटन होता है जो कि स्टॉप वॉच को रीसेट कर देता है। तो ये डिफरेंस हो गया सेकंड। थर्ड डिफरेंस है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकेंड
एंड द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ 0.01 सेकेंड। तो ये 3 डिफरेंस आपने मेंशन करने हैं जब भी इसका डिफरेंस आपसे पूछा जाए मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड स्टोन। एक इरेगुलर शेप स्टोन का वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग सिलेंडर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड स्टोन कैन बी मेजर्ड बाय कैरिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स आपने कर रहे हैं तो आपके पास इरेगुलर शेप स्टोन का या कोई भी ऑब्जेक्ट इरेगुलर तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। फर्स्ट है पोर सम वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड नोट इट्स लेवल रीडिंग। ये आर नोट नहीं एंड नोट इट्स लेवल रीडिंग है कि आप कुछ पानी डालेंगे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, जैसे कि लेफ्ट साइड वाली फिगर में आपको नजर आ रहा है, और उसको वॉल्यूम नोट में जिसको हमने वी आई से इंडिकेट किया हुआ है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम, आई फॉर इनिशियल वॉल्यूम। और उसके बाद सेकंड स्टेप है नाउ पुट द स्टोन इन द सिलेंडर एंड अगेन नोट द रीडिंग ऑफ इट्स लेवल। अब इसके अंदर आप स्टोन को प्लेस कर दें, स्टोन पत्थर डाल दें, और आप देखेंगे जैसे आप स्टोन प्लेस करेंगे इसके अंदर तो जो लेवल लिक्विड का लेवल है वो राइज कर जाएगा, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि इसका वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ जाएगा स्टोन की वजह से। तो जो नया वॉल्यूम होगा उसको भी आप नोट करें, और इसका आप जो नाम है वो वी एफ का नाम दें, यानी कि फाइनल वॉल्यूम। अब ये जो डिफरेंस इन वॉल्यूम है वी आई से वी एफ पे जो वॉल्यूम चेंज हुआ है ये बेसिकली स्टोन की वजह से हुआ है। तो जो डिफरेंस इन वॉल्यूम है वो बेसिकली स्टोन का वॉल्यूम है। और थर्ड स्टेप आपको यही कह रहा है कि द डिफरेंस इन द लेवल्स इज़ द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड स्टोन। यानी कि अगर वॉल्यूम ऑफ स्टोन आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो सिंपल दो वॉल्यूम्स का आप डिफरेंस फाइंड कर लें, यानी कि वी स्टोन वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू वी फाइनल फाइनल वॉल्यूम माइनस वी इनिशियल यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी इरेगुलर शेप स्टोन कोई और शेप लाइक जो रेगुलर नहीं है तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर की मदद से। अच्छा जी, तो सेवन्थ क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मेजरमेंट लेते हुए उसकी रीडिंग नोट करते हुए कौन कौन सी प्रिकॉशंस को माइंड में रखना होता है, कौन कौन प्रिकॉशंस का लिहाज रखना होता है, ख्याल रखना होता है। तो आंसर ये है इसका प्रिकॉशन, it must be kept in mind while taking measurement using measuring cylinder that the eye must be kept at same height as that of level of the liquid in the measuring cylinder to get exact reading। यहाँ पे देखें साथ मेजरिंग सिलेंडर मैंने बनाया हुआ है और आपको मैंने शो किया हुआ है कि 3 जगह मैंने आई पोजीशन यहाँ पे शो की हुई है, 2 को मैंने क्रॉस किया हुआ है, 1 को टिक किया हुआ है। मीन्स कि आप मेजरिंग सिलेंडर को अपनी आँख के बिल्कुल बराबर रख के देखेंगे तो तब आपको उसकी एग्जैक्ट रीडिंग नज़र आएगी। अगर आप उसको हाइट से देखेंगे या लाइक उसको नीचे से देखेंगे, डेप्थ से देखेंगे, तो डेफिनेटली उसका लेवल आपको चेंज नज़र आएगा मेनिस्कस की वजह से। तो मेनिस्कस कहते हैं जो वाटर लेवल है थोड़ा सा लाइट सा कर्व होता है, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो उसकी रीडिंग आपको चेंज नज़र आएगी, अगर नीचे से देखेंगे तब भी रीडिंग चेंज नज़र आएगी। लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि मेजरिंग सिलेंडर को अपने आँख के बिल्कुल लेवल पर रखना होगा, और उस टाइम पे जो भी रीडिंग आप नोट कर पाएंगे वो एग्जैक्ट रीडिंग होगी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसके लेवल की। सो ये है वो प्रिकॉशन जिसका आपने लिहाज रखना है, ख्याल रखना है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू मेजर और कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट लेते हुए, मेजरमेंट करते हुए हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को क्यों कंसिडर करना पड़ता है। तो आंसर है कि वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट बिकॉज प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। अब प्रिसीजन को अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स से रिलेट करें तो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा होंगे उतनी ही वो चीज़ ज़्यादा प्रिसाइज होगी। सो एंड वाइस वर्सा मीन्स कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम होंगे उतनी ही उस चीज़ की प्रिसीजन कम होगी। और यहाँ पे 2 रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हवाले से, और ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल अप्लाई होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल अप्लाई होते हैं। सो इस वजह से मैंने एक एग्जांपल एडिशन की दे दी यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है, और मल्टीप्लिकेशन की दे दी यानी कि डिवीजन के लिए भी यही है। अब एडिशन में क्या करते हैं, इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स द रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं जो कि ऐड हो रही हैं। फर्स्ट है 15.234 प्लस सेकंड है 7.15। अब ये 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं जिसका रिजल्ट अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आ जाता है 22.384। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होना चाहिए या क्या होना चाहिए।
तो जो दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनमें से आप देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद किस नंबर में कम डिजिट्स हैं। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं तो पहले नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं 2, 3 और 4, और दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं यानी कि 1 और 5। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो लीस्ट के लिहाज से होना चाहिए, यानी कि हमारे आंसर में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आ सकते हैं, तीसरा नहीं आएगा। सो हमारा आंसर 22.384 में से हम 4 को स्किप कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 22.38। ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या है कि 8.453 मल्टीप्लाई 2.15। अब ये मैंने अपने नंबर से अपने पास से ही कोई नंबर्स लिए हैं, लेकिन ये सारे नंबर पे इसी तरीके से अप्लाई होगा रूल कि जब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसका रिजल्ट अगर आप देखें तो वो बनता है 18.17395, लेकिन आप आंसर क्या होगा जस्ट 18.2, यानी कि पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे, एक डिजिट रखेंगे। और वो क्यों? ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल है कि जो दो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, जैसे इस केस में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ओवरऑल पॉइंट के बाद की बात नहीं करेंगे, वो तो हम प्लस माइनस में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखते हैं कि जो दो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं किस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी कि यहाँ पे हम सेकंड नंबर की बात करें 2.15 की, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2, 1 और 5। जब ऊपर वाले में तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो जो लीस्ट हैं वो 3 वाले हैं 2, 1 और 5। तो हमारे आंसर में मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ सकते हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो 18 या 18.2, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे आगे के सारे डिजिट्स हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि 18.17395 है, तो 7 से ऑनवर्ड हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो 7 जब आ जाता है डिजिट के बाद और 7 अगर आपने डिस्कार्ड करना है तो वो राउंड ऑफ हो जाता है और पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.2। सो इस तरीके से आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल लाजमी रखें। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सेम रूल है, जबकि प्लस और माइनस के लिए यानी कि सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए सेम रूल है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और डेफिनेटली आप इसको लाइक करें वीडियो को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि इस बुक की अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अथेंटिक क्वेश्चंस हैं, आप इसको लिख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को भी इन्हांस कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको कोई टेस्ट होता है, पेपर होता है या फाइनल एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए क्या है कि ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ अदर्स। अल्लाह हाफिज़।